हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। जैसा कि आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रखी है, उसी के तहत आज एक बार फिर से अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो सब लोग फटाफट अपने जो भी आपके पास टैबलेट या जो लैपटॉप या मोबाइल जो भी है उनको आप ओपन कर लें और एकदम से कंसंट्रेट होकर के जो अभी आपका टॉपिक आपको बताया जाता है उस पर आप पूरा फोकस है वो करें। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था अपनी पार्ट ऑफ स्पीच की जो बेसिक जो नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 12th के अंदर और या 10th के अंदर अपन देखिए विशेष रूप से ये जो क्लास है वो 10th के बच्चों के लिए है। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि ग्रामेटिकल जो पोर्शन है आपके अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपके टेंस है, जो नरेशन है, वॉइस है या फिर मॉडल्स है, इन सब के अंदर आपको लेकिन जो पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक नॉलेज नहीं है तो उसके बिना अपन क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ भी जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि क्या होता है सेंटेंस, क्या होता है वर्ड, क्या होते हैं और सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, तो मैंने सेंटेंस के आपको टाइप बताए थे। फर्स्ट जो टाइप है उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, असर्टिव्स भी टू टाइप्स के आपको बताया था मैंने, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसके बाद मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट में अपन बताया था मैंने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो अब हम बात करते हैं आज सेंटेंस की जो अन्य जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक जो चीजें हैं जो बहुत से बच्चों की क्लियर नहीं हो पाती है, उन चीजों के ऊपर क्या करते हैं अपन डिस्कस है वो करते हैं। तो अपन बात कर रही थी सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस में अपन चल रहे थे और उसी के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं कि किस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो। जो सेंटेंस है जब हम उसके टुकड़े करें, एक तरीके से यूं माने पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच यानी स्पीच जब करते हैं अपन क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलेंगे। और सेंटेंस के अंदर किसका यूज होता है आपको पता है, वर्ड का यूज होता है। तो जो वर्ड्स होते हैं उनका अलग अलग क्या क्या यूज होता है, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, ये सब चीजें अपन क्या देखेंगे इस सेंटेंस के अंदर देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोई भी सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस में अगर अपन देखें तो हर सेंटेंस का क्या होता है अपना एक अलग जो है वो पार्ट से होता है। जैसे आप देख सकते हो कि My father works in a bank. My father works in a bank. ओके, कि मेरे जो पिताजी है वो किसी बैंक में क्या करते हैं, काम ही करते हैं। तो अब देखिए कि ये जो सेंटेंस है इसमें मैं अलग अलग जो सभी जो वर्ड्स है, जैसे ये माय फादर है, वर्ड्स है और इन बैंक है, ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर पहले अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। उसके बाद में आता हूं पार्ट ऑफ स्पीच की जो मेन जो टॉपिक में नाउन है, प्रोनाउन है, उनमें बाद में आएंगे। पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें जहां पे नाउन या प्रोनाउंस है या जो वर्ब्स है इनका जो यूज किया जाता है वो स्थान कौन कौन से हैं या वहां पे क्या क्या इनको अपन नाम देते हैं वो पहले अपन डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया माय फादर, बात करते हैं कि माय फादर है वो यहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है। ओके, जैसे मान लो तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट आपको पता है, मैंने पीछे जो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें बेसिक रूप से दो चीजें होती है, एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा पीछे जो वर्ब वाला जो पार्ट बचता है पूरा का पूरा उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट्स। ओके, इसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। लेकिन जो मुख्य जो भाग है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता क्या है, अभी तक अपन ने क्लासेस में क्या पढ़ा है कि भी काम को करने वाला जो करता होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर वाक्य में जो आगे आगे आता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं जिससे अपने को पता, आपको खुद को पहचान सकते हो। जैसे मैंने कहा, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, what he said was very bad. ओके, ये मैंने सेंटेंस लिखा, what he said was very bad। इसमें अगर आपको पूछे कोई भी सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट का जो फंक्शन आपके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, जैसे आप कहते हो कि जो आगे आगे होता है इसका मतलब ये वोट हो गया, नहीं ना,
ऐसे नहीं होगा। तो अपन सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें वो मैं आपको बताता हूं। ओके, काम को करने वाला भी, जैसे अब हिंदी में जो परिभाषा है किसी काम का करने वाला जो होता है, काम जो करता होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ऐसी जो आप अगर डेफिनेशन लर्न रखोगे तो उससे आपको क्या कहना है समझ में नहीं आएगा। इसकी सिंपल सी मैं डेफिनेशन आपको लिखवाता हूं। पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको इतना उतारिए, जल्दी कीजिए, ये सेंटेंस उतार लीजिए, फटाफट ये सेंटेंस है वो उसे उतार लीजिए, लिखिए। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट क्या चीज होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है, सीधा सा आपको बात समझनी होगी सब्जेक्ट के बारे में कि वाक्य में जिसके बारे में भी जो कुछ कहा जाए या बताया जाता है वही वाक्य क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वाक्य में जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई रेड कलर का जो शर्ट है वो बहुत अच्छा है, तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, रेड कलर के शर्ट के बारे में, न कि केवल शर्ट के बारे में। ऐसे ही मानो मैंने एग्जाम्पल एक मान लो बोल दिया कि द डिक्शनरी दैट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई अंकल वॉज वेरी वंडरफुल। ऐसे आपसे मान लो पूछ ले कोई, तो इसमें सेंटेंस क्या है, केवल डिक्शनरी नहीं है लेकिन साथ में डिक्शनरी, क्या कौन सी डिक्शनरी, जो मेरे अंकल के द्वारा मुझे क्या की गई थी, गिफ्ट की गई थी। तो इसमें पूरा क्या बन जाएगा, उसको अपन सब्जेक्ट के रूप में इसको देखना है। ओके, तो इसमें अगर हम लिख सकते हैं, लिखिए जल्दी से, पहले वो पीछे उतार लिए, अब आगे इसमें लिखिए। सबसे पहले अपन लिखते हैं, ए सब्जेक्ट इज ए वर्ड, a subject is a word, a subject is a word about a word or words, subject is a word or words about which a subject is a word or words about which something is said in the सेंटेंस, यानी वाक्य में जिसके बारे में जो सब्जेक्ट होता है वो एक ऐसा वर्ड या वर्ड्स का एक ऐसा समूह होता है, यानी वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड भी हो सकता है और दो तीन वर्ड से मिलके भी हमारा क्या बन सकता है, सब्जेक्ट है वो बन सकता है। ओके, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ए सब्जेक्ट इज ए वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अंदर क्या किया जाता है, कुछ भी इसके बारे में कहा जाता है तो वही क्या होता है, उसका सब्जेक्ट है वो बने जाता है। लिखिए डेफिनेशन फटाफट, लिख लिया। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं कैसे। अब आपको जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में वही सेंटेंस वापस में लिखता हूं, देखिए, व्हाट ही सेड वाज वेरी बैड। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि व्हाट ही सेड वाज वेरी बैड। वेरी बैड क्या था, बहुत बुरा क्या था, क्या ही वेरी बैड था, ही जो है वो बुरा था या उसने जो कहा था वो बुरा था। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो व्हाट ही सेड ये यहां तक का पूरा क्या हो जाता है, इसका सब्जेक्ट हो जाता है, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। ओके, और जैसे सेंटेंस अपन देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल और एग्जांपल इसके आप लिखते जाइए। दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अपन कह सकते हैं, माई अंकल lives in जयपुर। अब देखिए इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओनली अंकल नहीं, माई अंकल। अंकल कौन से, मेरे अंकल। अंकल तो बहुत से ऐसे आपसे मान लो कोई बता दे कि भाई माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली
इज कमिंग टुमारो। तो इसमें सेंटेंस में बात किसके बारे में कर रहे हैं? ब्रदर्स नहीं, ओनली ब्रदर नहीं, बल्कि ब्रदर कौन सा? जो कहां रहता है? दिल्ली में रहता है। ओके, आई होप कि आपको सब्जेक्ट है वो पूरा अच्छे समझ में आया होगा। यानी एक बार फिर मैं पूरा रिपीट करता हूं कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? किसे कहते हैं सब्जेक्ट? वाक्य में हम जिसके बारे में भी जो कुछ कहें, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे वही वाक्य क्या हो जाता है? सब्जेक्ट है वो हो जाता है। मैं आपको एक सीधा सा अपनी लोकल भाषा का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कोई 4-5 आदमी खड़े हैं, ठीक है, 4-5 आदमी ने एक जो मान लो 2 लड़के अगर खड़े हैं तो वो इशारा करता है उन आदमियों की तरफ है और वो कहता है कि भाई वह आदमी जिसने धोती चोला पहन रखा है या फिर उसने सर पे टोपी ले रखी है और हाथ में छड़ी ले रखी है और जिसने चश्मा पहन रखा है वो मेरे दादाजी हैं। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन होगा? क्या केवल वह आदमी होगा क्या? क्योंकि आदमी तो वहां 4 है, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने क्या पहन रखे हैं? चश्मा पहन रखा है, हाथ में छड़ी ले रखी है और उसने टोपी पहन रखी है, ठीक है, और धोती चोला पहन रखा है। वो क्या है? मेरे दादाजी है। तो इस प्रकार से वो जो 4 आदमियों में से हमने क्या पहचान की उसके दादाजी की? जो मैंने आपको सभी पूरी बातें बताई है, टोपी, चश्मे उनकी, वो सब मिलाकर के क्या बनेगा? इसका पूरा सब्जेक्ट है वो बनेगा। ओके, केवल एक आदमी से यानी पर्सन से उसको नहीं आंकेंगे, क्योंकि हमने जिसके बारे में बात की है वही वाक्य क्या बन जाता है? सब्जेक्ट है वो बन जाता है। ओके, चलिए उतार लीजिए फटाफट ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्ब की। ये तो होता है सब्जेक्ट। अब आप किसी भी सेंटेंस का क्या करोगे? सब्जेक्ट है उस तरीके से ढूंढे सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको पता है एक्टिव पैसिव में भी हम सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट अगर उसको बनाएंगे तो हमें पहले ढूंढना तो आना चाहिए ना कि सब्जेक्ट ढूंढते कैसे हैं। सेंटेंस के अंदर हम कैसे पता चले कि ये वाक्य का सब्जेक्ट है? ओके, लिखिए बराबर, जल्दी लिख लीजिए, थोड़ा साइड में जाता हूं मैं, फटाफट लिख लीजिए। ओके, लिख लिया? थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके बीच में वैसे भी देख सकते हो, यहां पे टाइम कम देता हूं तो, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड क्लियर हो उसको आप बीच में से पॉज करके और आप पूरा लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है, यानी कैसे आप पहचाने कि ये सेंटेंस की वर्ब होती है। ये ज्यादातर जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, छोटी जो चीजें हैं उनमें हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि किस प्रकार से वर्ब बात करते हैं अपन वर्ब की। ओके, तो वर्ब जो होती है सेंटेंस में, पहली बात तो ध्यान रखना कि बहुत से बच्चे ये डाउट में रहते हैं कि भाई वर्ब जब पूछते हैं तो वो केवल मैन वर्ब बताते हैं, एक्शन वर्ब बताते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब और जो मैन वर्ब दोनों जो होती है, दोनों ही किस में आते हैं? वर्ब के पार्ट होते हैं। ओके, वर्ब में आपसे कोई पूछे किसी सेंटेंस की वर्ब पूछे तो आप क्या बताओगे? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों बताओ। हाँ, कुछ वर्ब होती है जो मैन वर्ब होती है वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती है, तो उस समय केवल क्या होती है? वाक्य उस सेंटेंस क्या होती है? वर्ब होती है। ओके, तो जो वर्ब होती है, जैसे मैंने लिखा रवि इज डांसिंग, रवि इज डांसिंग ऑन द स्टेज। ओके, रवि इज डांसिंग ऑन द स्टेज। इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि जो वर्ब आपसे पूछे भी वर्ब क्या है तो क्या बताओगे? मैंने आपके ऊपर लिख रखा है हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब दोनों बता सकते हो। ओके, तो इस तरह में इसकी वर्ब क्या हो गई? इज डांसिंग। ओके, दूसरी अगर बात करें और सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे अपन ने लिखा राजू lives in सरदार शहर। ओके, राजू लिव्स इन सरदार शहर। तो यहां देखिए इसमें वर्ब की अपन बात करें तो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है? ये जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा तो उसमें वर्ब के यूजेस भी आपको समझ में आएंगे, कहां केवल जो मैन वर्ब होती है। यहाँ पे देखिए एस या जो ईएस आ जाता है तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। एस और ईएस जब अपन लगाते हैं किसी वर्ब के अंदर, या मान लो यूं कहें पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या नहीं लगती है? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगती है। ये जब टेंसेस के पार्ट है मैं आपको बताता हूँ।
ओके, उसके बाद ये इस तरह के सेंटेंस लिख दिया। नेक्स्ट देखो मैं लिखता हूं, ये मैं सभी एक बार सिंपल सेंटेंस यूज कर रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज यहाँ पे नहीं कर रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ओके, क्योंकि अभी आपके पास बुक्स वगैरह है नहीं, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं एक बार नहीं बताऊंगा आपको, केवल सिंपल सिंपल सेंटेंस के जरिए जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद चाहे कितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हो आप लोग, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, तो देखिए मनीष इज अ डॉक्टर। ओके, मनीष इज अ डॉक्टर। यहां देखिए, अब इसकी वर्ब आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? इसकी वर्ब क्या है? इज है। क्या है इसकी वर्ब? इज। और ये यहाँ पे किसका काम करती है आपको बता दें, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब का काम है वो कर रही है। मेन वर्ब है यहाँ पे, और मेन वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब का काम है वो कर रही है। ठीक है, ये तो बात हुई कि भाई वर्ब कैसी है, लेकिन अब इन वर्ब को क्या क्या नाम देंगे, कौन कौन सी वर्ब जो होती है वो अपन थोड़ी सी क्या करते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना लिखिए पहले, और उसके बाद चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ कितनी अलग अलग टाइप्स आपको बताना है कि जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, इसके साथ ही एक अलग जो वर्ब है जिसका एक तीसरा नाम और भी है जिसको अपन क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। उसको हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और लिंकिंग वर्ब है, ये कब बनती है, तीनों के बारे में अपन क्या करते हैं इसकी चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप इसमें लिख लीजिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सीधा सा है, विच हेल्प्स main verb, which help main verb to complete its meaning। ओके, जो क्या कहते हैं? विच हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, कि मेन वर्ब की हेल्प करती है उसका अर्थ है वो पूरा करने के अंदर, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के जो मेन वर्ब होती है उसका जो मीनिंग है वो क्या नहीं होता है? कंप्लीट नहीं हो पाता है। जिसका एग्जांपल देखो मैंने यहाँ लिख दिया, अभी ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसकी अपन बात कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हो इस बात को कि रवि, मान लो एक बार इज मैंने नहीं लगाया, फॉर एग्जाम्पल एक बार आप देख लो कि मान लो इसमें इज नहीं लगाया हुआ है, तो रवि डांसिंग ऑन द स्टेज, रवि स्टेज पे डांस अब कर रहा है या कर रहा था या करेगा, ये बात क्या नहीं हो रही है? क्लियर है? नहीं हो रही है। इस सेंटेंस का अर्थ है वो पूरा नहीं हो रहा है। वर्क डांस कर रहा, अब आगे कर रहा है या करेगा या मतलब कर रहा था, ये बात कौन क्लियर करेगा? ये जो हेल्पिंग वर्ब वो बताएगी। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन काम है। और साथ में आपको पता है इट इज ऑल्सो यूज, it is also used in a interrogative and a negative sentences। okay, it is also used in इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब हम कोई सेंटेंस का क्या बनाते हैं? जब नेगेटिव बनाते हैं तो आपको पता है नोट, जो नेगेटिव वर्ड नोट होते जाते हैं हम क्या लगाते हैं? जो हेल्पिंग होती है उसके बाद लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब जो हेल्पिंग होती है हम उसको क्या लाते हैं? आगे लाते हैं। ये सब मैं आपको जब टेंसेस कराऊंगा तो टेंसेस के अंदर मैं जो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बनाने सिखाऊंगा, तो उनमें सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप ये डेफिनेशन हेल्पिंग वर्ब की लर्न कर लो अच्छे से। और इसका फर्स्ट है, इसका एग्जाम्पल आपको पता ही है, ये अच्छे से आप इसका एग्जाम्पल है, इसे आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एग्जाम्पल है। ओके, तो विच हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इट इज कॉल्ड यूज, इट इज ऑल्सो यूज इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। लिखिए जल्दी से, थोड़ा मैं साइड में तो जल्दी से लिखिए। ये हो जाती है अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी बात।
अब अपन बात करते हैं मैन वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब समझ में आई आपको? हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी? विच हेल्प्स मैन वर्ब, मैन वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी। और मुख्य आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, ठीक है? चलिए यहाँ ऊपर लिखूं मैन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब, फटाफट मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए और अच्छे से लर्न हो जाए। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो कौन कौन सी है, आप इसमें लिख सकते हो इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, डिड, ये है बताइए आपको, हैड है, हैज हैव है, ओके, विल है, शेल है, एक्स्ट्रा। ये बेस्ट मुख्य है, बाकी आपको पता ही है जब हम यूज करते हैं सब चीजों के बारे में डिस्कस से डिटेल से अपन बात करेंगे। तो ये मुख्य क्या हो जाती है? हेल्पिंग वर्ब से हो जाती है। ओके, उतार लीजिए फटाफट। मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब है ये देखिए जो चीजें आपको मैं बता रहा हूं, और अभी आपके पास अच्छे से टाइम है इन चीजों को समझने के लिए। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और जब स्कूल में आप आओगे तो इन चीजों के आपके पास नोटबुक में अच्छे से लिखे होने चाहिए। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आदर्श ने इस बार वास्तव में एक बहुत ही अच्छी मुहिम, खास करके जो आदर्श विद्यार्थी हैं वो इसका अच्छे से फायदा उठा पाएंगे, और आप भी अपने घर में लॉकडाउन का पालन करते हुए इन चीजों को अच्छे से क्या कर सकोगे? सीख सकोगे। जिस प्रकार से मैं कई विद्यार्थी देख रहा हूं घर पे केवल एक ही काम करते हैं कि खाना और सोना, लेकिन खाना और सोने के साथ साथ अब पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है? क्योंकि बोर्ड में हो चुके हैं आप लोग, बोर्ड के स्टूडेंट्स हो चुके हैं, और इस बार अच्छा अगर रिजल्ट आपको लाना है अपना, तो इसके लिए अभी से आपको क्या करनी चाहिए? उसकी शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है? चलिए आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? मैन वर्ब। मैन वर्ब आपको मैं बता देता हूं, या एक तरीके से पहले मैन वर्ब ना बता के पहले लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी जो वर्ब चल रही है हेल्पिंग वर्ब के अंदर से लिंकिंग वर्ब निकलती है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है कि जब क्या होती है लिंकिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर, जब क्या होती है कोई सेंटेंस, जैसे मैंने अपने सेंटेंस लिखा था और लिख देते हैं जैसे राधा इज अ डांसर। ओके, इसमें देखिए क्या चीज है, राधा इज अ डांसर। तो इसमें हम देखते हैं वर्ब क्या है? इज है। अब इज है कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, इसकी अपन बात करते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी क्या कहेंगे? देखिए सर ये रहा इज रहा, आपने सबसे पहले इज लिखा था, ये इज है ना, और ये मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया, इसका मतलब ये भी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। लेकिन ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन दिखाई थी उस पर भी आपको ध्यान करना है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या आनी चाहिए? मेन वर्ब है। वो मेन वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने में क्या करती है? सहायता करती है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? जो मेन वर्ब होती है उसकी अर्थ पूरा करने में सहायता करती है। और इस प्रकार से क्या है, इसमें ये अकेली आई है, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है? जब अकेली आती है यानी कि ये क्या लिंक करती है। अब मान लो जैसे मान लो मेन वर्ब है नहीं, मेन वर्ब है नहीं तो, लेकिन बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। आपको पता है कि जो एसेंशियल जो चीजें होती है, पार्ट होती है किसी भी सेंटेंस का, उसमें एक सब्जेक्ट और एक उसकी वर्ब होना बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बिना क्या नहीं बनता? कोई भी सेंटेंस बनता ही नहीं है। एक उसमें क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होता है, और एक उसमें क्या होती है? वर्ब होती है, तभी क्या बनता है? कोई सेंटेंस है वो बन पाता है। ओके, एक सेंटेंस में क्या होता है? कम से कम उसकी एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, उसकी वर्ब होनी चाहिए, तभी एक सेंटेंस बनता है। लेकिन अगर मान लो हम कहते हैं कि इसमें मेन वर्ब है नहीं, मेन वर्ब जब है ही नहीं तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इसलिए क्या आता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसका काम करती है? मेन वर्ब का काम करती है। कब क्या करती है? मेन वर्ब का काम करती है। कब? विदाउट ए मेन वर्ब। ओके, और ये क्या करती है? लिंक करती है। किसको? सब्जेक्ट को क्या करती है? जो सेंटेंस का रिमेनिंग जो पार्ट है, पीछे जो पार्ट है, उसे क्या करती है? जोड़ने का जो कार्य करती है, लिंक करती है। किससे? सब्जेक्ट को क्या करती है? पीछे जो पार्ट बचा हुआ है सेंटेंस का, उससे क्या करती है? लिंक करती है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब। ओके,
क्योंकि मेन वर्ब है नहीं सेंटेंस में, और मेन वर्ब की जगह क्या जाती है, ये लिंकिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, तो राधा इज ए डांसर, इसमें इज क्या हो गया, किसका काम कर रही है ये, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम है कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। अब मेन वर्ब तो इसको कह नहीं सकते, ओके, मेन वर्ब तो हम इसको क्या नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, इसका अपन लोकल से एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप है वो, आपके पापा एक दुकान में काम करते हैं, यानी आपकी खुद की घर की दुकान है। ठीक है, अब दुकान में क्या है कि पापा काम करते हैं, पापा जो मैन ओनर है, सीधी सी बात है, मान लो मैन वर्ब, एक तरीके से पापा मैन वर्ब हो गए, आप पापा की हेल्प करते हो पापा की, इसलिए आप क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए। फॉर एग्जाम्पल ओनली, सपोज करना है। ओके, अब पापा जब दुकान में हो तब तो आप क्या हो, हेल्प कर रहे हो। ठीक वैसे ही ये रहा जो अभी मैंने आपको बताया पहले, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब साथ में आती है, तो मैन वर्ब तो मैन वर्ब होती है, उसकी हेल्प कर रही है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि पापा मान लो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, किसी शादी में गए हुए हैं, किसी बाहर गए हैं, दुकान में कौन है, आप अकेले हो, दुकान में कौन हो, आप अकेले हो। ठीक है, तो अब पापा वाले सभी काम किसको करने पड़ेंगे दुकान में, सीधी सी बात है, आप करोगे। स्कूल में भी वही बात है, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, तो जिस दिन प्रिंसिपल किसी एब्सेंट होते हैं स्कूल के अंदर, तो वाइस प्रिंसिपल उनकी जगह क्या करते हैं, काम करते हैं। वैसे ही आप अपनी दुकान, पापा है नहीं, पापा मैन वर्ब थे और आप हेल्पिंग वर्ब थे मान लो, तो पापा की जगह कौन काम करोगे, आप काम करोगे, इसलिए पापा वाले सभी काम कौन करोगे, आपको, इसलिए आप क्या हो गए, मैन वर्ब हो गए। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो ग्राहक हैं उनको और शॉप को जोड़ रहे हो, ग्राहक और शॉप को जोड़ रहे हो, किसकी अनुपस्थिति में, मैन वर्ब की एब्सेंट में, यानी कि आपके पापा दुकान में नहीं है, फिर भी आप ग्राहक और दुकान को जोड़ने का काम कर रहे हो, इसलिए आपको क्या कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। क्योंकि आपको मैन वर्ब नहीं कह सकते, क्यों नहीं कहेंगे, इसका भी मैं आपको आगे बताता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लो आपका छोटा भाई, जिस दिन आप दुकान में अकेले थे, पापा गांव गए हुए थे, आपका छोटा भाई क्या करेगा, टिफिन लेके आएगा, आपका छोटा भाई क्या करेगा, टिफिन लेके आएगा। अब जब टिफिन लेके वो आ रहा है, तो क्या वो आपको ये कहेगा कि जो पापा जी खाना खा लो, आपको नहीं, पापा नहीं बोल सकता ना, आपको तो भैया ही बोलेगा कि पापा भैया खाना खा लो, इसलिए आपको पापा नहीं बोल सकता, इसलिए दूसरा नाम आप इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जिस प्रकार से वो आपका छोटा भाई आपको पापा की जगह, आप हालांकि पापा वाले सब काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कह सकता, आपको पापा नहीं कह सकता। ठीक वैसे ही ये जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, ये जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन हम इसको क्या नहीं कह सकते, मेन वर्ब नहीं कह सकते, इसलिए इसका दूसरा नाम निकाल दिया, और वो नाम कौन सा हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। कौन सा नाम हो गया, लिंकिंग वर्ब। ओके, हम इसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है, सब्जेक्ट को पीछे बचा हुआ जो पार्ट है सेंटेंस का, उससे जोड़ने का कार्य कर रही है, और इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ओके, चलिए, ये हो गई लिंकिंग वर्ब। जल्दी से लिख लीजिए, पूरा जो सेंटेंस ऊपर से मैंने भी उतारे वो सब उतार लीजिए। मैं एक बार एग्जांपल्स और थोड़े कम लिख रहा हूं, हालांकि कोई भी सेंटेंस हो, जितने भी जो आपको पता है इमोशंस वाले नाम, जैसे मान लो आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे कैसे आप कैसे लिख सकते हो, आई एम हैप्पी। अब इसमें देखिए एम क्या है, सिंगल है, इसलिए क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब हो गई। ओके, जब मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं हो तो वो उसके साथ में जो केवल हेल्पिंग वर्ब अकेली आए, तो हम उसको क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ओके, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, व्हेन हेल्पिंग वर्ब is used without main verb in the sentence. ओके, जब क्या किया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ब कहती है। देन इट इज कॉल्ड, then it is called linking verb। ओके, देन इट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। जब हम इसको क्या करेंगे, सिंगल यूज करते हैं, तो क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, लिखिए जल्दी से, इसकी डेफिनेशन उतार लीजिए आप लोग, फटाफट इसकी डेफिनेशन उतार लीजिए।
और अपनी जो नोटबुक है, आपकी जो ग्रामर की नोटबुक है, उसमें आप साथ साथ उतारते जाएं। ये आपका पूरा क्लास वर्क है, आप लोग उसको नोटबुक में उतारें और उसको रिवाइज करें। बाकी आपके पास अगर इस तरह की कोई बुक है, जैसे आप एक पीछे की जो भी क्लास है उसको आप क्या कर सकते हो, रिवाइज है वो कर सकते हो। ओके, लिखिए जल्दी से, साथ साथ में लिखते जाएं। चलिए, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी अच्छे से। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात करते हैं फटाफट मैन वर्ब की। मैन वर्ब जो होती है, ये वैसे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया होगा, आप तीनों बारे में बता दिए हैं। मैन वर्ब को आप इतना ध्यान रखो कि ज्यादातर जो एक्शन वर्ब होती है, जो भी एक्शन वर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब कहते हैं। कैसे, देखिए कि इसमें जो एक्शन वर्ब मैंने आपको कहा, जो एक्शन वर्ब होती है वो क्या होती है, मैन वर्ब होती है, जिसके अंदर कौन कौन सी है, जैसे मान लो गो है, आप किसी भी तरीके से कोई भी कैसे वर्ब कह सकते हो, प्ले है, इसमें सब में एक्शन होता है। ओके, कोई देखो, आपने हिंदी में एक परिभाषा सुनी होगी, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। उसी से अपन समझते हैं किसी काम का करना, ठीक है, करने वाले में हो गया गो, प्ले, ये सब क्या हो गई, क्रिया हो गई। और किसी काम का होना, होने में मैंने आपको भी लिंकिंग वर्ब बताई है, जो सब क्या होती है उसी के अंतर्गत आती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मनीष जी डॉक्टर, मनीष एक डॉक्टर है, तो मनीष क्या है, मतलब मनीष एक डॉक्टर है, तो होना, तो वो क्या हो जाता है, लिंकिंग वर्ब आती है। जैसे हिंदी में जो परिभाषा है किसी काम का करना, वो तो आ जाती है एक्शन वर्ब के अंदर, करने वाली वर्ब तो। और किसी काम का करना, जैसे मान लो खाना पीना उठना बैठना ये सब होती है, तो वैसे ये इसकी जो वर्ब होती है वो क्या हो जाती है, मैन वर्ब होती है। और किसी काम का होना, वह बहुत उदास है, वह बहुत दुखी है, वो बहुत ईमानदार है, ये सब क्या हो जाती है, किसी काम का होने के अंतर्गत आ जाती है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, तो गो, प्ले, इस तरीके से बाकी जितने भी जो वर्ब्स हैं, कोई भी आप वर्ब क्या कर सकते हो, इसमें यूज कर सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी सेंटेंस है वो बना सकते हैं। ओके, ये बात होगी अपनी मेन वर्ब की। तो ये वर्ब के पार्ट मैंने आपको बताया कौन कौन से, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, अब मैं आपको वर्ब के कुछ एग्जांपल्स और मेन वर्ब जो होती है उसके कुछ पार्ट्स और बताता हूं। सीधा सा मुख्य रूप से आपको जो आगे काम आने वाले हैं, वर्ब जो होती है, ठीक है, जो वर्ब होती है उसकी अगर हम बात करें तो वर्ब के अंदर क्या आता है, मुख्य रूप से 2 टाइप्स की जो वर्ब होती है जिसके अंदर अपन बात करते हैं। एक तो होती है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। फर्स्ट जो वर्ब होती है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब जो मैंने होती है, रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब होती है जिनके साथ क्या करते हैं अपने, डी या ईडी लगाने से उसकी क्या बन जाती है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म है वो बनती हो। ओके, जिन वर्ब के साथ डी या ईडी लगाने से उसकी क्या बन जाए, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म बनती है। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, चलिए मैं सीधे एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो आपने लिखा प्ले, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, प्लेड होती है। ठीक है, तो प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये सब क्या होगी, ये इधर वाली जो है वो क्या होगी, रेगुलर वर्ब होगी। और ये होती है इरेगुलर वर्ब्स जिनके साथ डी या ईडी लगाने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, बल्कि या तो उसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, या तीनों फॉर्म क्या होती है, अलग अलग होती है, या दो सेम होती हो, एक वर्ब क्या होती है, अलग होती है। जैसे मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो गो, वेंट, गॉन, ऐसे ही आप कट, कट और कट, पुट, पुट, पुट। ये जो वर्ब होती है आपको पता है, रीड, रेड, रीड, रीड, रेड और रीड, ये सब क्या होती है इधर वाली, आपने देखा इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इनके साथ डी या ईडी लगाने से इनकी क्या नहीं बनी है, सेकंड और थर्ड नहीं बनी है, बल्कि जो रेगुलर वर्ब होती है जिनके साथ डी या ईडी लगाने से उसकी क्या बन जाती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में बन जाती है। जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद दूसरा जो इसका और क्लासिफिकेशन है वर्ब का, उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
जो आपके एक्टिव पैसिव जब आप करोगे, जो वॉइस आप जब लर्न करोगे उसमें आपके बहुत काम की चीज है ये। तो इसमें आप लिख सकते हो, इसको अपन कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा इसका होता है इंट्रांसिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, ये क्या होती है देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। इसको ट्रांजिटिव भी बोलते हैं लेकिन ट्रांजिटिव होता है। और अब इसमें क्या होता है, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, which is used with a object. Okay, which is used with a object। और इसमें आप बता सकते हो which is used without object। Okay, which is used with a object और which is used without a object। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों आपने देखा कैसे, देखिए which is used with a object। ऑब्जेक्ट में भी इसके बाद में बताऊंगा आपको ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, लेकिन एक बार अपन लिख सकते हैं सीधा। जैसे अपन ने लिखा I saw a snake। ओके, इसमें क्या है, वर्ब है, आपको पता है ये वर्ब है। इस वर्ब के बाद में क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट आया है। अब जो ऑब्जेक्ट जब आता है इसलिए ये वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब आ गई। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिखा कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब इसमें फ्लाई के बाद में क्या है, कभी भी क्या नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो इसलिए क्या होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसके बाद में क्या नहीं ले सकती, जो ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहती है। इसीलिए आपको पता होगा जब अपन वॉइस पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव, जो ऐसी जो वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, उनका क्या नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनाया जाता है। केवल जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है इनका क्या बनाया जाता है, पैसिव बनता है। इंट्रांजिटिव क्या नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, ये थे आपके सामने क्या, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के क्या हो गए, अलग अलग क्या हो गए, डिवाइडेशन से हो गए हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा बेसिक जो आपको बातें बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, डीप में नहीं जाना है। इसके बाद एक थोड़ा सा और देख लीजिए, ये बराबर इतना होने के बाद ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा एक क्लासिफिकेशन और भी होता है वर्ब का, वो भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के जो नंबर और जो जेंडर होता है उससे क्या होती है, प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है। जो फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है, जो सब्जेक्ट का जो नंबर और जेंडर होता है, नंबर और इफेक्टेड विथ इफेक्टेड फाइनाइट verbs are affected by the number and gender of the subjects। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उससे नंबर और जेंडर से क्या होता है, इफेक्टेड होता है। ठीक है, वो होती है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होती है जिनके ऊपर क्या नहीं पड़ता है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। जितनी जो वर्ब होती है अपना, जैसे मान लो ये जो होती है ना गो, या फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है जितनी भी, वो अपन कह सकते हैं, या फिर जो मॉडल्स होते हैं वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती है उनके अंदर क्या कैसे होती है, देखिए थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा नहीं ले जाऊंगा आपको लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लो इन्फिनिटिव है,
इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। इन्फिनेटिव फॉर्म आपको पता है वर्ब की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा आपको पता है जेरेंड। जेरेंड जो फॉर्म होती है, जेरेंड फॉर्म होती है, वो भी इसी में आती है। जेरेंड फॉर्म के अंदर आपको पता है क्या आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन का काम करे तो उसको क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। ओके। और थर्ड होता है पार्टिसिपल। थर्ड क्या होता है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल पार्टिसिपल के अंदर आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके तीन अलग अलग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन आपको मैं उतना डीप में नहीं लेके जाऊंगा, सीधा सा है, आप इतना ध्यान रखो कि तीन क्या होती है, नॉन फाइनेट वर्ब्स हैं जो मुख्य रूप से वो होती है। और अपन जो डेली जो यूज में करते हैं, जैसे आप वर्ब की जिसकी तीन फॉर्म बनाते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो बनाते हो, ये सब क्या होती है आपकी फाइनेट वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो सब फाइनेट वर्ब में आती है। और जो मॉडल्स होते हैं वो भी क्या आते हैं, लगभग इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आज की जो क्लास है उसमें क्या करनी है, इतनी बातों को समझना है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और अदर जो कंपोनेंट्स है एक सेंटेंस के और जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो हिस्से हैं मुख्य रूप से उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, वो सब बातें आपको बताई जाएगी। आज का पूरा जो आपको जो वर्क है आपको नोटबुक के अंदर डालना है, स्कूल के अंदर जैसे आप डालते हो उस तरीके से पूरा लिख के और पूरे अच्छे से क्या करना है, आपको उसको लर्न करना है। अभी आपके पास खूब टाइम है कि आप इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से लर्न कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।